हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 12। चैप्टर 12 हमारा पिछले लेक्चर से स्टार्ट है। उसमें हमने 154 को देखा था, एफआईआर जिसमें प्रावधान किया गया। एफआईआर कहाँ है? 154 में। आपसे ये पूछा जाए कि एफआईआर की डिफिनीशन कहाँ है, तो आप बताएंगे कि एफआईआर की डिफिनीशन पूरे सीआरपीसी में कहीं नहीं बताई गई है। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एफआईआर का प्रावधान क्या होगा, कैसे कैसे नोट होगी एफआईआर, ये बताता है सेक्शन 154, ठीक है। तो हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था, 154 को देखा था, और उसके साथ साथ क्या पढ़ा हमने, पुलिस रेगुलेशन को पढ़ा, जो सेक्शन 154 से संबंधित था। तो जिस किसी ने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज वो वीडियो सबसे पहले देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए, जो चैप्टर 12 है वो हम लोग कहां तक कंप्लीट करेंगे, सेक्शन 154 से लेकर 176 तक कवर करेंगे हम लोग। 154 हो चुका है, अब आगे देखना है हमें। आगे कहां से देखना है, सेक्शन 155 से लेकर आज हम लोग 163 तक कवर करेंगे। आपको यह याद होगा कि इस चैप्टर का नाम क्या है, पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति। देखिए, हमेशा जो चैप्टर का नाम होता है उसको याद रखे रहा करिए। चैप्टर का नाम, किस चैप्टर और चैप्टर संख्या मतलब किस में है, जैसे चैप्टर 12 में है, कहां से कहां तक वो सेक्शन है बताया गया है, ये कम से कम 3 चीजें वो याद रखा करिए। प्री के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, आप जब मेंस आप लिखेंगे तो वहां भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, हमने कल जो बताया था आपको कि कोई भी अपराध अगर घटित हो रहा है तो चाहे वो संज्ञेय हो चाहे वो असंज्ञेय हो, व्यक्ति थाने में जाता है और पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को बताता है कि ये अपराध घटित हुआ है। अब जो वह चीज बताता है वो कैसे पता चलेगा कि संज्ञेय है या असंज्ञेय है, तो हमने बताया था आपको कि वो फर्स्ट शेड्यूल देखा जाएगा। सीआरपीसी का 2 शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल देखा जाएगा। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, अपराधों का वर्गीकरण है, और सेकंड शेड्यूल में क्या है, प्रारूप बताया गया है, प्रारूप संख्या बताई गई है। तो फर्स्ट शेड्यूल में देखा जाएगा कि वह अपराध किस श्रेणी का है, अर्थात कि कॉन्जेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है, संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय अपराध है, ठीक है। इस चीज को वहां देखा जाएगा। यदि संज्ञेय होगा तो 155, यदि असंज्ञेय होगा तो संज्ञेय होगा तो 154, और यदि असंज्ञेय होगा तो 155। 154 में एफआईआर और 155 में एनसीआर होगी, ठीक है। इतनी चीजें हमने बताई थी, और इसके साथ साथ हमने यह बताया था कि जब अपराध घटित हुआ वह व्यक्ति थाने में गया, पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उसकी बातों को सुनता है, उसके बाद वो एक रजिस्टर में नोट करता है। उसके पास 2 रजिस्टर होते हैं, एक संज्ञेय अपराध के लिए होता है, अलग होता है, और दूसरा असंज्ञेय अपराध के लिए होता है, ठीक है। उस रजिस्टर का क्या नाम है, उस रजिस्टर का नाम चिक रजिस्टर होगा, ठीक है। चिक रसीद पुस्तिका होती है, उस रजिस्टर का नाम होता है, उसी में वो नोट करता है। और इसके साथ साथ हमने ये बताया था कि जब वो नोट कर लेता है उसके बाद जो सारांश होता है, जो संक्षेप में लिखा जाता है, वो कहां लिखता है, वो जीडी में लिखता है, ठीक है। तो इतनी चीजें कवर किया था हमने और भी चीजें उसमें बताई थी। चूंकि समय का अभाव है, चलिए इन सब सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन 155 से स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि जहां जहां देखिए रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी वहां वहां मैं इस चैप्टर में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, पुलिस को इत्तला और उसकी अन्वेषण करने की शक्ति के विषय में बताया गया है। याद रहे, अन्वेषण कहां है, अन्वेषण कहां बताया गया, सेक्शन 2H में बताया गया है। अन्वेषण कौन करेगा, पुलिस अधिकारी करेगा। क्यों करेगा, साक्ष्य को एकत्र करने के लिए, ये उद्देश्य है उसका कि
कि साक्ष्य को एकत्र किया जाए। आप ध्यान दीजिए, अन्वेषण जो है यह किस पैरा में है, तो पैरा 104 से लेकर 128 तक यह प्रावधान किया गया है अन्वेषण का। ठीक है, पैरा 104 से 128, पुलिस रेगुलेशन की बात कर रहा हूं, 104 से 128 तक यह प्रावधान किया गया है। अब सेक्शन 155 की बात करते हैं। क्या बातें इसमें कही गई हैं, ध्यान से देखिए। इसमें यह कहा गया है असंज्ञेय अपराध की सूचना, अर्थात यदि कोई व्यक्ति असंज्ञेय अपराध की सूचना थाने के भार साधक अधिकारी को देता है तो भार साधक अधिकारी क्या करेगा। देखिए, असंज्ञेय अपराध की सूचना किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया तो उसका सारांश जो कहाँ लिखेगा, जीडी में अभिलिखित करेगा, लिखेगा। कोई व्यक्ति आता है, असंज्ञेय अपराध कोई कारित हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट दर्ज कराने आ रहा है वहाँ पे पुलिस थाने में, तो कौन लिख रहा है, थाने का भार साधक अधिकारी लिख रहा है। उसका सारांश कहाँ लिख रहा है, जीडी में लिख रहा है, ठीक, जनरल डायरी। और क्या करेगा, लिखने के बाद उस व्यक्ति को जो लिखवाने आया है, जो सूचना दे रहा है, उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के पास जाने का निर्देश करेगा कि आप भाई अब मजिस्ट्रेट के पास जाइए। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं किया जाएगा। किन परिस्थितियों में, जब वो अपराध असंज्ञेय प्रकृति का है, उस स्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के अन्वेषण नहीं करेगा। वहीं संज्ञेय अपराध में हमने क्या देखा था कि वहां आज्ञा लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बिना आज्ञा के वह अन्वेषण स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहा गया कि अन्वेषण का आदेश मिलने पर पुलिस अधिकारी को समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी। कि मजिस्ट्रेट से आदेश मिल गया कि जाइए भाई अब आप अन्वेषण करिए, तो उस पुलिस अधिकारी को वो समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो संज्ञेय मामले में उसे प्राप्त होती हैं। बट एक शक्ति बस उसे प्राप्त नहीं होगी। क्या नहीं प्राप्त होगी, बस उसे गिरफ्तार, बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति उसे प्राप्त नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, बिना वारंट के गिरफ्तार की शक्ति नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, एंड लास्ट इसका पॉइंट यह कहा गया है कि जहां कोई अपराध, मान लीजिए पुलिस अधिकारी गया अन्वेषण कर रहा है, वहां यह निकल के आता है कि कुछ अपराध ऐसे हैं जो संज्ञेय हैं, कुछ अपराध ऐसे हैं जो असंज्ञेय हैं, तो उन्हें हम क्या समझें, तो उनको पूरा मिलाकर संज्ञेय अपराध माना जाएगा और उसी तरह वो आगे प्रोसेस अपना अपनाएगा। यही बात लास्ट क्लॉज में कही गई है कि जहां एक या अधिक अपराध संज्ञेय हैं जबकि शेष असंज्ञेय है तो क्या माना जाएगा, तो सभी को संज्ञेय माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्री का क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, तो सभी को संज्ञेय, मतलब कुछ संज्ञेय कुछ असंज्ञेय, तो क्या इक्वल टू संज्ञेय, जैसे ऐसे ये हो गया संज्ञेय, ठीक है, प्लस असंज्ञेय हो गया कुछ असंज्ञेय, तो क्या होगा इक्वल टू संज्ञेय माना जाएगा। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका सेक्शन 155 था बताया गया। अब याद रखिएगा हमने अच्छा एक चीज और छूट गई इसमें, आप याद रखिएगा जब हमने 154 पढ़ाया था तो हमने कहा था कि चिक रसीद पुस्तिका में वो दर्ज होता है मामला, वो कितने प्रति में होता है, 3 प्रति में होता है। बट यहाँ क्या है, यहाँ भी चिक रसीद पुस्तिका में दर्ज होता है मामला असंज्ञेय अपराध का, यहाँ 2 प्रतियों में होता है। ध्यान रखिएगा, पिछले लेक्चर में भी हमने बताया था, अभी भी मैं बता दे रहा हूं कि यहां पे 2 प्रतियां होती हैं। प्रथम जो होती है या मूल प्रति जो होती है वो पुस्तक में ही रह जाती है, जो जहां नोट करते हैं उसी में रह जाती है, और द्वितीय जो होती है वो सूचनादाता को दी जाती है, जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया है उसको दी जाती है। ध्यान ये रहे कि ये तो 2 प्रति में है, बट प्रारूप संख्या क्या होती है इसकी, 347 ये प्रारूप संख्या होती है। याद रख रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये याद रख रही है। अब आगे चलते हैं।
ये तो हुआ संज्ञेय अपराध की सूचना के संबंध में। नेक्स्ट है संज्ञेय मामलों की अन्वेषण करने की शक्ति 156, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां क्या कहते हैं, देखिए यहां संज्ञेय मामला है, यहां क्या है, यहां असंज्ञेय है, यहां से संज्ञेय मामला हो रहा है 156 से। यहां कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण किया जा सकता है। अभी हमने बताया था ना आपको, यहां पे 155 में यहां क्या किया जा रहा है, यहां आदेश लेना पड़ता है, आज्ञा लेनी पड़ती है कि जाएं कि ना जाएं। ठीक है, जब असंज्ञेय मामला है। बट संज्ञेय मामले में आर्डर की जरूरत नहीं पड़ती, आज्ञा की जरूरत नहीं पड़ती, वो निकल जाएंगे अपना अन्वेषण करने के लिए। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है कौन, पुलिस थाने का भारत अधिकारी या कोई पुलिस अधिकारी। ठीक है, अब यदि वह अन्वेषण कर रहा है तो अन्वेषण के दौरान उसे किसी प्रकार का प्रश्नगत नहीं किया जाएगा उस मैटर को कि तुम क्यों कर रहे हो, कहां से तुम कर रहे हो, ऐसा कुछ उससे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 156(3), आपने नाम सुना होगा, जो कचहरी के होंगे लोग वो जानते होंगे कि 156(3) बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मगर जानते तो हैं मगर इसमें भी काफी कम ही लोग होंगे जो अच्छे से जानते हैं। 156(3) में क्या कहा गया कि सेक्शन 190 के अधीन, जैसे कि आप कोई व्यक्ति गया मामले को लेकर, हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि पुलिस अधिकारी के पास गया मामले को लेकर कि भाई हमारा दर्ज करिए मामला, FIR है हमारा, दर्ज करिए, संज्ञेय मामला है। नहीं किया, कहा कि नहीं बन रहा है भाई, हटा दिया उसको। फिर कहाँ गया, SP के पास गया, डाक के माध्यम से अपनी बातों को लिखा, SP को दे दिया, SP ने भी इनकार कर दिया। अब कहाँ गया, अब मजिस्ट्रेट के पास गया। अब मजिस्ट्रेट जो है देखता है, जो आवेदन उसको किया गया है, मजिस्ट्रेट को किया गया है आवेदन, देखता है मजिस्ट्रेट, लगता है कि हाँ शायद बन रहा है, अन्वेषण करना चाहिए। तब वहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करता है, सेक्शन 190 के अधीन जो मजिस्ट्रेट है, जो नियुक्त किए गए हैं, वो क्या करते हैं 156(3) में पुलिस अधिकारी को अन्वेषण का आदेश देते हैं। ध्यान रहे कि वहां जो मजिस्ट्रेट 190 में है, वहां पर संज्ञान लेने से पूर्व ही वहां पर अन्वेषण का आदेश देते हैं। मगर संज्ञान यदि इन्होंने ले लिया तब कहां अन्वेषण का आदेश देंगे, तब सेक्शन 202 के अंतर्गत वो अन्वेषण का आदेश देंगे। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा। क्या हमने कहा कि सेक्शन आपके अन्वेषण का आदेश कब दिया जाएगा, संज्ञान से पूर्व, संज्ञान से पूर्व कब दिया जाएगा, 156(3) में। संज्ञान के बाद कब किया जाएगा, 202 में ऑर्डर देता है अन्वेषण करने का। तो दो परिस्थितियां हैं जब मजिस्ट्रेट अन्वेषण का आदेश देगा। 156(3) कब देगा, संज्ञान लेने से पूर्व कह सकता है, पुलिस अधिकारी को अन्वेषण का आदेश दे सकता है। बट संज्ञान ले लिया तो सेक्शन 202 में वो अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखिए यहां क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 190 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट भी संज्ञेय मामले की अन्वेषण का आदेश कर सकता है। तो 190 में कौन कौन मजिस्ट्रेट हैं, वहां फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हैं और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं, दो लोग हैं वहां पर। दूसरे जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं वो CJM द्वारा क्या किए गए हैं, सशक्त किए गए हैं। उन्हीं को कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्लास तो कर ही सकते हैं, जो सशक्त किए गए हैं वो भी कर सकते हैं, अर्थात सेकंड क्लास का मजिस्ट्रेट भी यहां पर ऑर्डर दे सकता है अन्वेषण करने का। ठीक है, ये याद रखिएगा। यही बात 156 में कही गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी प्रक्रिया बताई जा रही है अन्वेषण की, जो है कैसे किया जाएगा, भाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, किया जाता है तो क्या होगा, नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, उसके संबंध में ये प्रक्रिया कहाँ बताई गई है, अन्वेषण की प्रक्रिया 157 में। जब कभी भी आपसे पूछा जाए कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कहाँ बताया गया है, तो आप बताएंगे 157 में बताया गया है अन्वेषण की प्रक्रिया का प्रावधान। क्या बताया गया ये ध्यान दीजिएगा। यहां यह कहा गया कि संज्ञेय अपराध की सूचना किसको दी जाएगी, सक्षम मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा।
अर्थात संज्ञेय अपराध के संबंध में यदि संज्ञेय अपराध घटता है तो इसकी सूचना किसको दी जा रही है? सक्षम मजिस्ट्रेट को दी जा रही है कि भाई उस मजिस्ट्रेट को यह पता तो रहे कि ऐसी घटनाएं घट रही है वहां पे, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि वहां उनको अवगत कराया जाएगा कि फला जगह आपका संज्ञेय अपराध घटित हुआ है। ठीक है, तो यहां सूचना सक्षम मजिस्ट्रेट को, ध्यान रहे। फिर उसके बाद कहा गया कि कब अन्वेषण आवश्यक नहीं होगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या हमेशा अन्वेषण आवश्यक है? यदि आवश्यक नहीं है तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब अन्वेषण आवश्यक नहीं होगा? पुलिस अधिकारी को लगता है कि अन्वेषण अब इस परिस्थिति में आवश्यक नहीं है, तो वो परिस्थिति क्या है उसको देखते हैं। तो अन्वेषण कब आवश्यक नहीं है? उस परिस्थिति में आवश्यक नहीं होगा। ये किसको लग रहा है? ये पुलिस अधिकारी को लगता है। ठीक है, जब अभियुक्त नामित हो, अर्थात उसका नाम पता है हमें, जब हम बुलाना होगा बुला लेंगे। ठीक है, नाम सब पता है उसको, तथा मामला जो है गंभीर प्रकृति का नहीं है, सामान्य प्रकृति का है, तब उसको कोई जरूरत नहीं है अन्वेषण करने की। ठीक है, या अन्वेषण का पर्याप्त आधार न होने पर लगता है पुलिस अधिकारी को कि भाई अन्वेषण करने का तो कोई आधार ही नहीं बन रहा है, कोई ग्राउंड ही नहीं है, क्यों हम अन्वेषण करें, क्यों हम फालतू अपना टाइम जाया करें। तो इस आधार पर, ये दो परिस्थितियों के आधार पर क्या करेगा, अन्वेषण जो है लगता है तो अन्वेषण से वो मना कर देगा कि भाई हम अन्वेषण नहीं करेंगे। तो ये दो परिस्थितियां हैं जब वो मना करता है पुलिस अधिकारी। परंतु ये कहा गया कि जब कोई पुलिस अधिकारी अन्वेषण को मना कर रहा है, अर्थात उसको लग रहा है कि भाई अभियुक्त नामित है, नाम पता है उसको, या मामला गंभीर प्रकृति का नहीं है उसको यह लग रहा है, या अन्वेषण का पर्याप्त आधार नहीं है, तो उस स्थिति में वह पुलिस अधिकारी कारण को लिखेगा कि हम क्यों मना कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कारण को लिखेगा, लेखबद्ध करेगा, और उसके साथ साथ जो सूचना दाता है, जो सूचना लेकर आया है आपके पास, पुलिस अधिकारी के पास, ठीक है, तो उसको भी बताएगा कि हम अब अन्वेषण नहीं करेंगे, ये चीजें हैं इसलिए हम अन्वेषण नहीं करेंगे। क्योंकि उस व्यक्ति को भी पता होना चाहिए ना कि अब आगे हमारी कार्रवाई नहीं होगी, तो भाई वो अगला दरवाजा देखेगा, अगले जगह जाएगा वो मैटर को लेके अपने। ठीक है, तो उसको बताया जाएगा। अब याद रखिएगा, यहां जो ये चीजें हैं हमने बताया कि कारण अंकित करेगा, अर्थात कारण अब लिखित करेगा वहां पर कि क्यों हम अन्वेषण नहीं कर रहे हैं पुलिस अधिकारी, और सूचनादाता को भी बताएगा कि हम क्यों अन्वेषण नहीं कर रहे हैं। ये चीजें जो है ये पैरा 105 में बताया गया है। पुलिस रेगुलेशन के पैरा 105 में ये बातें बताई गई हैं कि कारण आप बताएंगे कि क्यों आप अन्वेषण नहीं कर रहे हैं इसके संबंध में। ठीक है, ये 105 पैरा, हालांकि पैरा इतना इंपॉर्टेंट 105 वाला नहीं है, फिर भी यदि आप लिखते हैं, कभी मेंस लिखते हैं, वहां अगर इस चीज का जिक्र कर देते हैं पुलिस रेगुलेशन का, तो औरों से थोड़ा आपकी अलग कॉपी रहेगी। नंबर इसी का मिलता है। भेड़ चाल में जब लोग कुछ अलग लिखते हैं तो नंबर वही लोग ले जाते हैं, ये याद रखिएगा, क्योंकि प्रोसेस तो सब एक ही सामान लिखेंगे। वही 157 में प्रक्रिया बताई गई है, सभी बताएंगे क्या प्रक्रिया है, ये सब बताएंगे, बट वहीं जब आप अलग लिख देंगे, अलग एक्ट को ला देंगे, तो वो अलग हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप लिखेंगे मेंस, तो ये ध्यान रखिए कि रेगुलेशन को लाइए, पुलिस एक्ट लाइए, रेगुलेशन लाइए, एविडेंस लाइए, जहां जिसकी जरूरत है, डिमांड है, वहां ले आइए आप। ठीक है, चलिए, तो ये अन्वेषण की प्रक्रिया में रहा। अब एक चीज और है, ये कहा गया कि यदि महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है, जो आईपीसी में बताए गए हैं, आप देख लीजिएगा 354 सब है, ए बी जो है, और रेप से संबंधित जो भी अपराध हैं, उनसे संबंधित कोई बलात्कार से पीड़िता का बयान जो होगा, जो भी महिला होगी उससे संबंधित, महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध है, उसका बयान क्या होगा, पीड़िता के निवास स्थान पर लिया जाएगा। ध्यान रहे, पीड़िता के निवास स्थान पर लिया जाएगा, और ऐसा बयान किसके द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये बात 2008 में जोड़ी गई है। कहां जोड़ी गई, 157 के सब क्लॉज 1 के परंतुक में जोड़ी गई, परंतुक करके जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप।
तो ये बातें हुई। अब ये देखिए अन्वेषण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये यहां पर कंप्लीट हुआ आपका। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने क्या पढ़ा, देखिए असंज्ञेय अपराध 155, ठीक है। फिर क्या पढ़ा 156 में क्या कहा जा रहा है, संज्ञेय मामले में अन्वेषण की शक्ति किसको, पुलिस अधिकारी को ये पावर है, ठीक है, कि संज्ञेय मामले में क्या कर सकता है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के शुरू कर देगा अन्वेषण, उसके संबंध में हमने देखा, ठीक है। फिर प्रक्रिया हमने देखी, यदि नहीं करेगा तो क्या कर सकता है, ठीक। फिर उसके बाद अब देखिए कहां क्या किया जा रहा है, 158 में क्या करेगा, रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा। कौन सी रिपोर्ट, रिपोर्ट वही यदि करता है तो वो रिपोर्ट देगा, नहीं करता है तो ये कारण जैसे बताया इसने ना, उस रिपोर्ट में अंकित करेगा कि भाई ये कारण थे, इस वजह से मैं अन्वेषण नहीं कर रहा हूं, तो वो रिपोर्ट कहां जाएगी, सेक्शन 158 के अंतर्गत कौन देता है, याद रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपका प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रहे। रिपोर्ट पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से किसको जाएगी, मजिस्ट्रेट को जाती है। कौन सी रिपोर्ट, मैंने बता दिया, जो अगर नहीं करता है तो वो भी उसमें लिखेगा कि इस कारण से मैं नहीं कर रहा हूं अन्वेषण, तो वो चीजें मजिस्ट्रेट के पास जाती हैं रिपोर्ट, ठीक है। यही रिपोर्ट हमने एक जगह और पढ़ा था, कहां पढ़ा था, जब आप गिरफ्तारी पढ़ रहे होंगे तो वहां रिपोर्ट पढ़ा था आपने, किस सेक्शन में, 58 में। ये कौन सा सेक्शन है, 158। कहां पढ़े थे पिछला, 58, ठीक है। 100 माइनस कर दीजिए, 158 चल रहा है, 58 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था वहां, ये पढ़ा था हमने कि जब बिना वारंट के या संज्ञेय मामले में कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना या इसकी रिपोर्ट, ठीक है, इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने का बार्षिक अधिकारी किसको देता है, डीएम को देता है या एसडीएम को देगा, ठीक है। वहां 58 में हमने ये पढ़ा था, ध्यान रहे, तो दोनों को कनेक्ट करके आप पढ़ लीजिएगा। 158 में भी रिपोर्ट है, 58 में भी रिपोर्ट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां कौन सी रिपोर्ट दी जा रही है, यहां 156 ऑफ 57 के अंतर्गत जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो रिपोर्ट दी जा रही है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। वहां किसको दी जाती थी, वहां डीएम या एसडीएम को दी जाती थी, ये याद रहे, कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। अब ये तो हुआ रिपोर्ट, 158 में क्या हुआ कि रिपोर्ट दी गई मजिस्ट्रेट को। अब 159 के अंतर्गत क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो है रिपोर्ट प्राप्त होने पर क्या कर सकता है, उसे लगता है कि हाँ भाई अन्वेषण आवश्यक है, तो कह सकता है कि अन्वेषण का आदेश दे सकता है पुलिस अधिकारी को, ठीक है। या क्या कर सकता है, उसकी जांच, जो मैटर है उसकी जांच स्वयं कर सकता है या किसी अधीनस्थ को उसके जांच करने के लिए नियुक्त कर सकता है या निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग आए 159 तक, ध्यान रहे क्या क्या हो रहा है। 156 157 के अंतर्गत जो रिपोर्ट तैयार हुई मजिस्ट्रेट को दी जा रही है, फिर 159 में मजिस्ट्रेट वो रिपोर्ट देखता है, रिपोर्ट देखने के बाद अन्वेषण का आदेश दे सकता है या स्वयं जांच कर सकता है या अन्य किसी व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है कि वो जांच करे, ठीक है। ये चीज है 159 तक। आगे चलिए, साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा। अब देखिए यहां कहा जा रहा है कि मामले से जो परिचित व्यक्ति हैं, भाई पुलिस अधिकारी को यह कहा गया है कि जो मामले से परिचित व्यक्ति हैं, तथ्य और परिस्थितियों से परिचित हैं, तो उन व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति है। किसको, पुलिस अधिकारी को। थाने में वो बुलाएगा कि भाई आप आइए, उनसे पूछताछ होगी वहाँ पे, इसलिए बुलाया जाता है। तो बुलाएगा कौन, पुलिस अधिकारी, ठीक। तो मामले से परिचित व्यक्ति को बुलाएगा। अब बुला रहा है कि आप आइए, जो परिचित है, मामले को जानते हैं, समझते हैं, उनको बुला रहा है। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, कहते हैं भैया हम तो नहीं आएंगे। अब वो नहीं आएंगे कह दिए तो वो कहाँ दंडित होंगे, 174 ऑफ आईपीसी में वो दंडित किए जाएंगे। यदि पुलिस अधिकारी बुला रहा है, मामले से परिचित वो व्यक्ति है, वो नहीं आता है, तो वहां 174 के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत उन्हें दंडित किया जाएगा, ध्यान रहे। परंतु किसे नहीं बुलाना होगा,
भाई जो ठीक ठाक है उनको आप बुला लीजिए, जो परिचित है मामले से संबंधित हैं, जो जानकारी रखते हैं मामले से, वो उनको आप बुला लीजिए। बट किसे आप नहीं बुलाएंगे, देखिए किसे नहीं बुलाएंगे, 15 वर्ष से जो कम है या 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष को, ध्यान रहे 15 वर्ष से कम 65 वर्ष से अधिक पुरुष को, या किसी स्त्री को, ध्यान रहे किसी स्त्री, या मानसिक या शारीरिक रोगी है कोई, तो इन लोगों को आप नहीं बुलाएंगे। ठीक है, इनको नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उनके निवास स्थान पर जाकर वो चीजें उनसे पूछी जाएंगी। तो किनको नहीं बुलाया जा रहा है, इनको नहीं बुलाया जाए। इनको याद रखिएगा, ये प्री का क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये याद रखिएगा, प्री का क्वेश्चन है पूरा ये। तो इनको नहीं बुलाया जाएगा, इनके निवास स्थान पर जाकर उनका बयान लिया जाएगा। ठीक, ये आपका जो था ये 2013 में जोड़ा गया है, ये देख लीजिएगा अपने बेयर एक्ट में 2013 में ये चीजें जोड़ी गई हैं। ये तो हुआ 160। अब आगे आते हैं 161। 161 क्या कहता है, पुलिस द्वारा साक्षी की परीक्षा। जिस साक्षी को आप बुला रहे हैं, जो परिचित व्यक्ति है साक्षी को बुला रहे हैं, उससे परीक्षा की जाएगी। 161 का बयान कहते हैं। ठीक है, तो यही है कि मामले से परिचित किसी व्यक्ति की मौखिक परीक्षा की जाएगी। कैसी परीक्षा की जाएगी, मौखिक परीक्षा की जाएगी। 161 के अंतर्गत उससे पूछताछ की जाएगी। भाई जो मामले से संबंधित है, जैसे कोई अपराध घटित हुआ, हम मामले से संबंधित हैं, तो हमको बुलाया जाएगा, हमसे पूछा जाएगा क्या तुम वहां थे, क्या ऐसा हुआ था, क्या फलाने ने मारा था, तुमने देखा था। तो ऐसी तमाम तरह की चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, 161 के अंतर्गत ध्यान रहे मामले से परिचित किसी व्यक्ति से मौखिक परीक्षा की जाएगी। अब यहां जो आपका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, ध्यान रहे यहां कहा गया किसी व्यक्ति, तो किसी व्यक्ति में अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, किसी व्यक्ति में के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है, अर्थात इससे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यह बात किसमें कही गई, नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का मामला था, इसमें यह बात कही गई थी कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत अभियुक्त व्यक्ति भी शामिल है। अब ध्यान रहे आपको, अब यह कहा गया कि साक्षी से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाँ साक्षी से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, वो उसका सही उत्तर देने के लिए बाध्य है, गलत उत्तर आप नहीं देंगे। यदि आप प्रश्नों का उत्तर सही देगा, यदि मना किया, नहीं देता है, तो क्या होगा, 179 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ठीक है, पूछा गया प्रश्न, उत्तर नहीं दिए, तो क्या किया जा रहा है, तो 179 ऑफ आईपीसी के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। ठीक, अब चलिए फिर क्या कहा जा रहा है, पुलिस अधिकारी कथन को लेखबद्ध कर सकता है। जो साक्षी से किसी व्यक्ति से मौखिक परीक्षा पूछ रहा है कि वो व्यक्ति बता रहा है चीज़ों की ये चीज़ें हुई, तो उन बातों को वह एक डायरी में लिखबद्ध कर सकता है, नोट कर सकता है। ठीक है, और फिर क्या कहा गया, यदि महिला से संबंधित अपराध का कथन है, उसका कथन लेना है किसी महिला से, यहाँ तो वो लोग हैं जो ठीक ठाक हैं, उनका लिया जा रहा है। अब जो महिला है, मान लीजिए वो महिला ऐसी है, कोई स्त्री है, तो उनके निवास स्थान पे जाएंगे आप, तो ऐसी महिला का कथन कौन करेगा, महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लेखबद्ध किया जाएगा। देखिए, महिला से संबंधित कोई भी अपराध होगा तो वो जो कथन या स्टेटमेंट जो भी होगा वो हमेशा महिला पुलिस अधिकारी ही लेखबद्ध करेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये बात आपका 2013 में ये जोड़ी गई है। ठीक है, 2013 में मैंने बात ये भी बताया था, ये भी जोड़ा गया है, ये याद रहे, अमेंडमेंट याद रहे, पूछा जा सकता है आपसे। तो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, यहां तक में हमने क्या पढ़ा, 160 और 161 तक हमारा कंप्लीट हो गया। 160 में क्या था, साक्षियों की हाजिरी हो रही है, साक्षी आ रहे हैं, बुला रहा है कि भाई जो तथ्य से परिचित हैं वो आए हमारे पास, साक्षी वहाँ पे थाने में आए। भाई उनको नहीं बुलाया जाएगा, जो इस प्रकार के लोग हैं उनको नहीं बुलाएगा।
अब आ जाते हैं तो उनसे क्या कहेगा, परीक्षा करेगा, पूछेगा उनसे। अब जो वो बताएंगे उन्हीं की बातों को क्या करेगा, वो लिखबद्ध कर सकता है। महिला से संबंधित कोई अपराध के संबंध में है तो महिला अधिकारी द्वारा वो लिखबद्ध किया जाएगा। यही बात 161 में बताई जा रही है। अब आगे देखिए 162 के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी लेखबद्ध कर रहा है कथन को, तो कथनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे। भाई जो व्यक्ति आया है आपके पास वो बता तो रहा है, आप लेखबद्ध कर लीजिए, वहाँ नोट कर लीजिए, जितना नोट करना है, कलम चलाना है आपको कर लीजिए, परंतु जो कथन करता है आपको बता रहा है, जो तथ्यों से परिचित व्यक्ति है बता रहा है, वो आपके जो नोट किए हैं उस पर साइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यह बचाव दे रहा है, सेक्शन 162 ये बचाव दे रहा है उस व्यक्ति को, कथनकर्ता को, कि आप साइन नहीं करेंगे, साइन नहीं करवाया जा सकता है आपसे। ठीक है, तो कथनकर्ता के हस्ताक्षर नहीं लिए जाएंगे, ध्यान रहे। और कथन का उपयोग कहीं नहीं किया जाएगा। ऐसा कथन जो व्यक्ति बता रहा है आप नोट करते जा रहे हो, तो उस कथन का प्रयोग कहीं नहीं किया जाएगा। ठीक है, बशर्ते कहाँ किया जा सकता है, अपवादित दशाओं में किया जा सकता है। वो अपवादित दशा क्या है, ध्यान दीजिए। एविडेंस की धारा 27, 32, 145 के अंतर्गत ऐसे कथन का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, 27, 32, 145 और 27, 32, 145 के अंतर्गत 27 में यदि कुछ मिला है उससे संबंधित जो बताया है तो वहां पर, 32 में मर गया डाइन डिक्लेरेशन से संबंधित मामला, 145 में उसी व्यक्ति का जो है बातों को खंडित करने के लिए। ध्यान रहे 157 की बात यहां नहीं की गई है, संपुष्टि की बात नहीं की गई है। ध्यान रहे, ये आता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्री का क्वेश्चन है आपका। यहाँ 157 की बात नहीं की गई है, एविडेंस के 157 की बात नहीं की गई, वहाँ क्या है संपुष्टि की बात की गई है। यहाँ क्या है 145 में खंडन की बात की गई है। तो ये ध्यान रहे 157 नहीं है, ऑप्शन रहेगा, पूछा जाएगा उसमें 157 रहेगा, तो याद रहे 145 की बात है, 27 है, 32 है। ठीक है, तो ये हुआ 162 के अनुसार। अब देखिए 163 में क्या कहा जा रहा है, 163 में यह कहा जा रहा है कि कथन करने के लिए किसी भी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा कोई वचन, उत्प्रेरणा या धमकी नहीं दी जाएगी। कुछ याद आ रहा है, वचन, उत्प्रेरणा, धमकी कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने? ये हम लोगों ने पढ़ा था एविडेंस में। कहाँ पर? जब आप पढ़ रहे थे संस्वीकृति, कन्फेशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ सेक्शन 24 में कहा गया कि ऐसी संस्वीकृति जो धमकी, उत्प्रेरणा, वचन के अधीन की गई है वो सुसंगत नहीं मानी जाएगी। यही बात यहाँ पे है कि ऐसा कथन, मान लीजिए जो बुलाए हैं आप जिस व्यक्ति को, वो कथन कर रहा है, बट वो कथन कैसे कर रहा है, आप उसको क्या दे दिए हैं, वचन दे दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं किसी चीज़ का, उत्प्रेरणा किसी प्रकार के दे दिए हैं, धमकी दे दिए हैं उसको, नहीं करोगे हाथ पैर तोड़ डालेंगे तुम्हारा, हाँ, ये सब चीज़ें आपने कर दिया है, तब वो कर रहा है कथन। तो ये सब चीज़ें आप नहीं करेंगे। वह स्वतंत्र होना चाहिए वह व्यक्ति, ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए, अनभिज्ञ होना चाहिए, मतलब कि वो किसी के अंडर में नहीं वो काम करना चाहिए। जो कथन कर रहा है वो स्वतंत्र और स्वैच्छिक होनी चाहिए। ठीक है, यही बात 163 कहता है। अब एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट। 160 कहानी की तरह, ये 160 साक्षी को बुलाया, हाँ, जो मामले से परिचित व्यक्ति हैं साक्षी को बुला रहा है। 160 में किसको नहीं बुलाना है इसी में बताया गया, इन लोगों को आप नहीं बुलाएंगे जो ये लोग हैं। फिर जब आप बुला लिए 161 के अंतर्गत तो क्या करेंगे, उनकी मौखिक परीक्षा करेंगे 161 के तहत। फिर आप क्या करेंगे 161 के अंतर्गत ही जो वो बता रहे हैं लोग अपने कथन को, उनको आप लेखबद्ध कर सकते हैं। लेखबद्ध कर लिया, चलिए अच्छी बात है। बट 162 के अंतर्गत कहा गया कि जो आप कथन लेखबद्ध तो किए हैं बट जो कथन करता है, जो आपको बताया है सब चीज़ें, वो हस्ताक्षर नहीं करेगा। कहाँ कहा गया, ये 163
2 में कहा गया कि वो हस्ताक्षर नहीं करेगा, उसके कथन का यूज कहाँ किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा एविडेंस की इन धाराओं में, बल्कि और बाकी और कहीं यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। और 163 में कहा गया कि भाई जो जिसको बुला रहे हैं, आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो वो उस कथनकर्ता को आप उत्पीड़न धमकी वचन नहीं देंगे। ठीक है। जो कथन करेगा वो स्वतंत्र रूप से करेगा और स्वैच्छिक रूप से करेगा। तो ये आपका सेक्शन 155 से लेकर 163 तक कंप्लीट हुआ है। ठीक है। यहां तक यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी बार कह चुका हूं, प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, आप ही लोग के लिए है, ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, शिवेंद्र लॉ एकेडमी टेलीग्राम चैनल का नाम है और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में एबीओ के बाद इस टेलीग्राम चैनल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये पूरा था मैटर आपका। अब इसके बाद अब कोशिश करूँगा कि ये जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाए, कोशिश रहेगी। ठीक है। अब नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं हो पाएगा, मगर पढ़ाऊँगा इसी तरह। ठीक है, घबराइए नहीं, पढ़ाऊँगा इसी तरह, जहाँ तक चल सकता है वहाँ तक चलूँगा, लेकिन आप लोग भी इसी तरह चलते रहिए। आप लोग अपना देख लीजिए, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए। आप एक काम करिए, क्या कर सकते हैं, जिनको ये लगता है कि सीआरपीसी कंप्लीट नहीं होगी, उनके लिए एक काम मैं बता रहा हूँ बढ़िया। वो क्या कर सकते हैं कि वो पीछे से पढ़ें, जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है सीआरपीसी के लिए। यहाँ आगे से मैं ले चल रहा हूँ, आप पीछे से पढ़िए, जो पीछे के चैप्टर हैं, थोड़े थोड़े सेक्शंस हैं, उनको निपटाते चलिए आप। इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आगे से इधर लेके चलता चला जा रहा हूँ, जब तक चलूँगा तब तक चलूँगा, आप पीछे से भी तैयार होता रहेगा। पीछे से पढ़ लीजिए, फिर आप सॉल्व कर लीजिए एमसीक्यू। इससे क्या होगा, आप सीआरपीसी से टेंशन मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा आप करिए। ठीक, और ये इस चीज़ को मुझे ऐसे ही ले जाने दीजिए, बहुत तेज करेंगे चीज़ें छूट जाएंगी। ठीक, चलिए, तो ये सीआरपीसी हर जगह काम देगी, आप चाहे जो एग्ज़ाम देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।